हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज का विषय है सामंतवाद। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। सामंतवाद से आप क्या समझते हैं? मध्यकाल में यूरोप में फैली इस जागीरदारी प्रथा का विवेचन करते हुए इसके पतन के कारणों का वर्णन करें। जो अपने सिलेबस में दिया हुआ ना, वो एक तो जागीरदारी प्रथा है, यानी कि मेनर सिस्टम, और एक है उसके पतन के कारण। और सामंतवाद क्या है, ये तो देखो हमें पृष्ठभूमि जानेंगे तभी पता चलेगा। तो सामंतवाद निकला है फ्यूडलिज्म से। फ्यूडलिज्म जो जर्मनी का एक शब्द है फ्यूड, उससे निकला है। देखो LISM और हिंदी में वाद, ये हम बाद में जोड़ देते हैं, जैसे साम्यवाद, समाजवाद, ऐसे ही हमने जोड़ दिया सामंतवाद। और यूरोप में बोला जाता है ये फ्यूडलिज्म, जो जर्मनी की एक भाषा है उससे उत्पत्ति हुई है। और इस भाषा की किससे हुई है? लैटिन भाषा से। तो इनमें कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। तो इस सामंतवाद के बारे में पढ़ने के लिए पहले जरूरी है इसके वर्गों के बारे में पढ़ा जाना। तो पहले हम पढ़ते हैं तीन वर्ग क्या था, उसके बाद हम सामंतवाद को पढ़ते हैं। सबसे पहले जब हम बुक उठाते हैं ना, तो हमें सामंतवाद शासक लगता है कि एक राजा था। क्या? नहीं, ये राजा बिल्कुल भी नहीं था। एक तो बात यहाँ से निकाल दो, ये राजा के नीचे था। जैसे हमारे जमींदार होते हैं ना, उस टाइप से ये सामंतवाद होता था। तो गाइज पहले हम पढ़ते हैं सामंतवाद के बारे में, मतलब ये तीन वर्ग कौन कौन से थे, ठीक है, वही देखते हैं। चलो अब देखते हैं मध्यकालीन यूरोप में सामंतवाद। 5 से जो 9वीं सदी थी ना, इसको तो अंधकार युग बोला जाता है। अंधकार युग इसलिए बोला जाता है, ये ज्यों की त्यों चली हुई थी। इसके अंदर ना कुछ बढ़ोतरी हो रही थी, ना कुछ कोई परिवर्तन था। ये ज्यों का त्यों पढ़ने में आता है, तो इतिहासकारों ने इसका नाम दे दिया अंधकार युग। अब आगे देखो 9 से 11वीं सदी, जिसके अंतर्गत हम सामंतवाद पढ़ेंगे। ये कौन सा काल था? पूर्व मध्यकाल, ठीक है। यूरोप में तीन वर्ग इस समय कौन से? 9 से 11वीं सदी के काल में यूरोप में तीन वर्ग कौन कौन से थे? देखो आगे, यूरोप में तीन वर्ग। एक तो था चर्च, जो पहला बोला जाता था, लेकिन ये नैतिक आधार के ऊपर ये पहला स्थान था इसका। और दूसरा था अभिजात वर्ग, जो सारे क्रियाक्रम समाज का ये अभिजात यानी कि अमीर वर्ग करता था। ये अभिजात वर्ग होता था। और एक तीसरा होता था कृषक और किसान वर्ग, जो ये दास होते थे भाई। इसके अंदर किसान भी होते थे और दास भी होते थे। ये निम्न तबका होता था। इतनी बात समझ में आई? तीन वर्ग कौन कौन से थे देखो एक बार फिर देखते हैं। पहला तो चर्च होता था, यानी कि ईसाई, पादरी, बिशप, पोप, ये इस पहले में आते थे। लेकिन इनका काम पहला नहीं था। जो प्रशासनिक अधिकार ज़्यादा थे वो अभिजात वर्ग के पास थे, यानी कि अमीर वर्ग के पास। और इनके ऊपर है ना राजा होता था, ठीक है। राजा भी होता था, यानी कि शासक था। ये नहीं कि भाई शासक नहीं था, राजा था। उसके नीचे ये तीन वर्ग आते हैं, इतना समझो। ये सामंत कौन होते थे? एक धनी वर्ग होता था, अभिजात। ये भूमिपति होते थे, ये प्रशासन को संचालित करते थे, ये न्याय व्यवस्था सुरक्षा का प्रबंध करते थे। इनको राजा की तरफ से शक्तियां व अधिकार दिए हुए थे, ये राजा देता था भाई इनको ये सब अधिकार। तो सामंतवाद समझे ना, सामंत कौन होते थे, ठीक। इतना समझ में आया सामंतवाद कौन थे। और इसको वैसे तो फर्स्ट स्थान था चर्च को, लेकिन नैतिक आधार के ऊपर ये पहले स्थान पे थी। ये पुनर्जागरण में तो सब कुछ हो जाएगी। जब पुनर्जागरण होगा ना, तो एक दूसरे से सारे जुड़े हुए थे। सारा समाज ये तो है नहीं कि अभिजात से ही बन गया, या सारा समाज कृषक वर्ग से ही बन गया, या चर्च से ही बन गया। ऐसा कुछ था नहीं। ये समाज के चार, एक तो राजा था, और ये तीनों तबके आपस में जुड़े हुए थे। अब देखो नीचे पढ़ते हैं। जो मार्क ब्लाग एक इतिहासकार हुआ है फ्रांस का, इसने सबसे ज़्यादा काम सामंतवाद के ऊपर किया है भाई। ये सब पहले हम पढ़ लेते हैं समाज का पहला वर्ग, ठीक है। समाज का पहला वर्ग हमने पढ़ा ना, पादरी है। लेकिन जो अभिजात के पास अधिकार थे, उतने अधिकार इनके पास उस समय में नहीं थे जब सामंतवाद आया था। पादरी वर्ग चर्च के सामाजिक तौर पर तो पहले स्थान पर थे, परंतु आर्थिक दृष्टि से इनके पास वो अधिकार नहीं थे जो सामंतों के पास थे। वही बात है, इनका कार्य सामंती व्यवस्था में चर्च और धार्मिक रीति रिवाजों तक ही था भाई। जैसे हमारे मंदिर हैं, पुरोहित हैं, ठीक है, पुरोहित है, पंडित है, वही काम इनका था। अब नेक्स्ट देखो ये क्या क्या करते थे। ये रविवार को विशेष पूजा करवाते थे, और चर्च की परंपरा निभाना इनका कार्य कर्तव्य था। नैतिक तौर पर सामंत भी इनकी इज्जत करते थे। लोगों में इनकी इज्जत राजा भी करता था, सामंत भी करते थे। लोगों में धार्मिकता को बनाकर रखना इनका काम था। किसका? चर्च का। चर्च में कौन होते थे? पोप सबसे ऊपर, फिर बिशप, ठीक है, फिर पादरी का स्थान होता था, ठीक।
चर्च में उच्च स्थान पोप का होता था, देखो ये बात आ गई। दूसरे स्थान पर बिशप तथा तीसरे स्थान पर पादरी होते थे, जिनके चर्च का कार्यभार ज्यादा किसके ऊपर होता था? पादरी के ऊपर। पादरी मतलब अपना पंडित जी। आय के साधन में देखो भाई, आय के साधन में कौन किसके? चर्च के आय के साधन। ये पादरी व्यक्ति की आय का 10% टीथ कर के रूप में लेते थे। एक टाइल होता था, टाइल लेते थे सामंत किसानों से, और टीथ कौन लेता था? चर्च लेता था। और आय का एक दूसरा स्रोत था, चर्च की जो आय होती थी मृत्यु के उपरांत, जो क्रियाक्रम परिवार करता था ना मरने वाले के, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार चर्च में दान देते थे। ये इस समय तो अपनी मर्जी से दान देते थे, लेकिन ये आडंबर बन जाता है बाद में। जब हम पुनर्जागरण पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे कि ये जानबूझकर जो चर्च होते थे ना, ये जानबूझकर वसूली करने लगे थे इन चीज़ों की। चर्च शिक्षा की व्यवस्था करता था। विद्यालय चर्च के आसपास होते थे, जिसमें सामाजिक वर्ग को शिक्षित किया जाता था। मठों में रहने की व्यवस्था थी। पुरुष भिक्षु होते थे ना, वो आज भी मोंक कहलाए जाते हैं, और जो स्त्री भिक्षु होती है वो नन कहलाती है। ब्रह्मचारी का पालन करते हुए अलग अलग सुविधायुक्त ये रहते थे। ये कहाँ पे रहते थे? ये मठों में रहते थे। मठ क्या बला थी देखो अब, ये मठ भिक्षुओं और भिक्षुणियों के रहने का स्थान होता था। जन सामान्य की बस्तियों से एकांत में ये बने होते थे मठ। इनको आबे मोनेस्ट्री अपनी लैंग्वेज में बोला जाता था, हम इनको मठ कह देते हैं। भिक्षु वर्ग बाइबिल की प्रतियां लिखते थे, अध्ययन करते थे तथा चिंतन करते थे। और भिक्षु भी दो टाइप के होते थे, एक तो एकांत में रहते थे, ठीक है, भिक्षु भिक्षुणी, इनको मोंक और नन कहा जाता था। एक को फ्रायर कहा जाता था, ये घुमंतु होते थे। फ्रायर भिक्षु ये प्रचारक होते थे ईसाई धर्म के, ठीक है, ये एक जगह से दूसरी जगह, एक स्थान से दूसरी स्थान जाते रहते थे। नेक्स्ट आ गए हम क्वेश्चन के ऊपर, एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ते हैं। अब इतना तो समझ में आ गया भाई, 3 वर्ग कौन कौन से थे। अब हम क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम आगे समझेंगे। सामंतवाद से आप क्या समझते हैं? मध्यकाल में यूरोप में फैली इस जागीरदारी प्रथा का विवेचन करते हुए इसके पतन के कारणों का वर्णन करें, ठीक है। सामंतवाद की उत्पत्ति फ्यूडल शब्द से हुई है भाई, जिसको जर्मनी भाषा में फ्यूड बोला जाता है, और लैटिन शब्द फ्यूडेलिस से भी फ्यूडल को जोड़ा जाता है। परंतु मध्यकालीन यूरोप में इस शब्द का प्रयोग कानूनी अर्थ में किया जाता था। यह किसी जटिल सामाजिक संगठन को नहीं, बल्कि एक प्रकार के संपत्ति अधिकार को द्योतित करता था, यानी कि भाई संपत्ति के अधिकार की तरफ ये इशारा करता है। अब नेक्स्ट देखो, फ्यूडलिज्म सामंतवाद शब्द का इस्तेमाल मुख्य रूप से 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी दार्शनिक वूलेविये और मोंटेग्यू ने अपनी रचनाओं के जरिए किया था भाई। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान प्राचीन शासन का विरोध करने के लिए ये प्रयोग किया जाता था। कौन सा शब्द? फ्यूडलिज्म, ये शब्द। इसके बाद इसके अलग अलग अर्थ जुड़ने लगे। सबसे पहले कब हुआ था ये? फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत इस शब्द फ्यूडलिज्म का प्रयोग हुआ था 18वीं सदी में, और उसके बाद ये चैप्टर बनाया गया है। और ये कौन कौन से इतिहास दार्शनिक थे? एक तो वूलेविये थे और एक मोंटेग्यू थे, ठीक है। सामान्यतः अंत में एक सामान्य सहमति बनने लगी कि सामंतवाद एक राजनीतिक ढांचा व सामाजिक स्वरूप है जो 10वीं और 12वीं सदी के बीच पश्चिम व मध्य यूरोप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवस्था और प्रणाली थी। अब देखते हैं भैया सामंतवाद को एक बार फिर पढ़ते हैं। ये तो हो गई हमारी भूमिका जैसी। अब ये समझने के लिए है कि सामंतवाद क्या चीज़ है। इतना तो हम जान गए ना। जब हम सबसे पहले पढ़ते हैं तो हमें लगता है सामंतवाद एक शासक था। नहीं, ये शासक नहीं था, शासक के नीचे था ये। तो सामंतवाद में क्या था देखो, यूरोप में सामंतवादी एक अभिजात वर्ग था। इसकी उत्पत्ति जर्मनी भाषा के शब्द फ्यूड से हुई है, और 1800 ईस्वी के इतिहासकारों ने इस विचारधारा को फ्यूडलिज्म कहा है। अगर इतनी भी भूमिका लिखते हो क्वेश्चन को छोटा बनाने के लिए, वो भी काफ़ी रहेगी। इसमें काफ़ी सारी बात कह दी है। अब नेक्स्ट देखो, फ्यूडलिज्म की उत्पत्ति फीफ से हुई है। फीफ एक ऐसी व्यवस्था है जो प्रशासनिक अधिकारियों को या अभिजात्य वर्ग है उसके कार्यों के बदले एक भूमि का टुकड़ा दिया जाता था। फीफ का मतलब है भूमि का टुकड़ा, जो वेतन के रूप में राजा सामंत को देता था। ये भूमि का टुकड़ा देने की शुरुआत 11वीं सदी में फ्रांस और जर्मनी से मानी जाती है। भाई इसकी शुरुआत है ना 11वीं सदी में फ्रांस और जर्मनी से मानी जाती है, और इसके जो शुरुआती लक्षण है ना या अंश हैं वो हमें रोमन साम्राज्य से भी मिलते हैं। देखो उसमें क्या था, ये हमें लिखनी पड़ सकती है। फीफ के अन्य शुरुआती अंश देखो भाई, सामंतवाद के शुरुआती लक्षण, रोमन साम्राज्य के शासक शार्लमैन हुआ था भाई 742 ईस्वी से 814 ईस्वी के बीच में उसका शासनकाल था। शार्लमैन के अधीन है ना गोल, यानी कि आजकल का जो फ्रांस है उसको गोल बोला जाता था।
6वीं सदी में जर्मनी से एक फ्रैंकी नाम की जनजाति आकर गोल में रहने लगी थी, यानी गोल क्षेत्र में आकर बस गए थे वो, और इस क्षेत्र का नाम उस जनजाति के नाम से फ्रांस पड़ा था। सोर्लमैन को पोप लियो थर्ड ने होली रामन एम्पर की उपाधि दी थी। ये तो है उनका इतिहास, अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा और जान लेंगे तो भी सही है। सोर्लमैन शासक कहाँ का था? फ्रांस का। और एक लियो थर्ड था पोप, जो पोप पादरी और बिशप से ऊपर होता है, पोप सब कुछ होता है चर्च में सबसे ज़्यादा, जो पोप ने बोल दिया वो सर्वमान्य है। तो पोप लियो थर्ड ने होली रामन एम्पर की उपाधि दी थी। सोर्लमैन ने अपने शासन में अभिजात वर्ग को सेवा के बदले भूमि देना शुरू किया था। ये सोर्लमैन ने ही दिया था भाई, सबसे पहले यहाँ अंश मिलते हैं, परंतु ये कुछ ही क्षेत्र तक सीमित था। ये ज़्यादा क्षेत्र तक तो नहीं था, लेकिन बाद में ये फल फूल जाता है, ठीक है। और इसी तरह 11वीं सदी के अंदर एक नॉर्मंडी जगह है भाई फ्रांस के अंदर, इसका राजा था ड्यूक विलियम। इसने क्या किया था? ब्रिटेन पर आक्रमण कर दिया। ब्रिटेन उस समय कौन कौन सा होता, जो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का हिस्सा होता था संयुक्त रूप से, उसको ब्रिटेन बोल दिया जाता था। अब अलग अलग है, लेकिन ये ब्रिटेन मानो। अब ब्रिटेन पर आक्रमण कर दिया, और वहाँ पर ब्रिटेन में किसका वंश था? सैक्सन वंश को धाराशाही कर दिया। सैक्सन वंश का राज था, और इनको वहाँ पर धाराशाही करके इस भूमि को 180 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। किसने कर दिया? ड्यूक विलियम ने ब्रिटेन के 180 टुकड़े कर दिए और अपने सामंतों में विभाजित कर दिया, यानी कि अपने अमीर लोगों में विभाजित कर दिया। और इस तरह से ड्यूक विलियम ने सामंतवाद की नींव पक्की कर दी। यहाँ से 11वीं सदी में हमें पक्के प्रमाण मिलते हैं भाई कि इन्होंने 180 लोगों में बांट दिया टुकड़े करके। मुख्य रूप से इस व्यवस्था में लॉर्ड सामंतों में फीफ बांटता था। किसमें? सामंती व्यवस्था में। और सामंत उसकी सैन्य शक्ति की सेवा देता था, लेता नहीं, देता था। और दिए गए क्षेत्र में प्रशासन, न्याय व्यवस्था और संचालन का ठीक ढंग से कार्य करता था। देखो, ये जमीन दे रहे थे, इतनी देर से पढ़ रहे हैं, ये क्यों दे रहे थे? तो सामंत क्या करता था? ये चीज़ें राजा के लिए करता था। एक तो सैन्य शक्ति की सेवा देता था, यानी कि ये इनकी जिम्मेदारी होती थी सैनिक टुकड़ियाँ बनाना, सेना बनाना। क्या होता था? राजा के नीचे कई सामंत होते थे। वैसे एक सामंत नहीं होता था, सभी सामंत मिलकर राजा की सैन्य शक्ति देते थे। राजा के घर के कार्य और उसके प्रशासन का को सुचारू रूप से चलाना, न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना आदि का मतलब संचालन करते थे। तो ये काम किसका होता था? सामंत का। सामंत को अगर भूमि दी है, वो कमा कर खा रहा है, उसमें से कर भी राजा को जाता था, ठीक है। राजा को ये सब चीज़ें दी जाती थी। ये समझ में आया? इसलिए राजा भूमि देता था, यानी ये एक प्रशासनिक अधिकारी थे ये राजा के। अब नेक्स्ट देखो, अब दूसरा वर्ग समझते हैं भाई, इनका जो प्रशासनिक अधिक्रम था, जो हम समझ ही रहे थे। अब सबसे पहले तो राजा, ये सिर्फ सामंत का है भाई, सामंतवाद के अंतर्गत, ठीक है। 3 वर्ग तो हम अलग से पढ़ गए, लेकिन ये सामंतवाद कैसे कैसे था, इनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर अधिकारी होते थे। राजा के नीचे ड्यूक, और ड्यूक के नीचे बैरन, और बैरन के नीचे नाइट्स। ये सिक्योरिटी अफसर होते थे भाई, सैनिक होते थे एक तरह से। तो अब इसका नाइट्स का लॉर्ड कौन होता था? बैरन। और बैरन का लॉर्ड कौन होता था? ड्यूक या अर्ल बोला जाता था। और इस अर्ल और ड्यूक का राजा होता था, यानी इसको लॉर्ड सेनोर बोल दो, ये राजा होता था। ये समझ में आया? ये प्रशासनिक अधिक्रम इनका। ये नाइट्स होते हैं छोटे सामंत, इनके पास 100 या 200 एकड़ भूमि होती थी, ठीक। ये सभी का हुक्म भी मानते थे, एक आपस में एक दूसरे का आदेश मानते थे। राजा ने दिया ड्यूक को, ड्यूक ने बैरन को आदेश दिया, और बैरन ने नाइट्स को दिया। इस तरह से इनका प्रशासनिक अधिक्रम चलता था। जैसे हमारे भी अभी जो कोई भी डिपार्टमेंट हो, सबसे पहले ऊपर, फिर उससे नीचे का अधिकारी, फिर उससे नीचे का अधिकारी, ये एक अधिकारी की तरह समझो तो जल्दी समझ आएगा। इतना हो गया। अब नीचे देखते हैं। राजा ड्यूक को फीफ देता था सबसे ज़्यादा, तो राजा ने जैसे ड्यूक ये दे दिया। और ड्यूक बैरन को देता था छोटा सा, ये सामंत के पास है, जैसे ये राजा ने एक सामंत को दे दिया, अब सामंत ने दे दी, अब सामंत ने दे दिया इतना सा बैरन को, ठीक है। और बैरन नाइट्स को, बैरन ने इतना सा दे दिया भाई, बैरन नाइट्स को फीफ देता था। राजा ज़्यादातर ड्यूक से ही संपर्क रखता था, और प्रशासनिक कार्यों के संचालन हेतु फीफ के बदले सेवाएं लेता था। इसी तरह प्रशासनिक कार्यों में ड्यूक बैरन को आदेश देता था, और वेतन के बदले फीफ दी जाती थी। अपने से ऊपर का अधिकारी लॉर्ड कहा जाता था, ठीक है भाई, इतना समझ आया। अब आगे देखते हैं। सामंतवाद में प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत रहे, उसके लिए एक प्रथा से जोड़ा गया, जिसे वैसलेज प्रथा कहा जाता था। वैसलेज एक प्रकार की निष्ठा थी, जो दोनों तरफ से विश्वास दिलाना होता था कि सामंत और राजा एक दूसरे पर निष्ठावान है।
ये वेसलेज प्रथा भाई कहाँ होती थी? ये चर्च में होती थी। और चर्च में इसमें विश्वास दिलाया जाता था लॉर्ड को कि तू मेरे को जितना कार्य दे रहा है वो मैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से तन मन धन से करूँगा, और तू मुझे उसके बदले में जो फीफ दे रहे हो, इस तरह से एक निष्ठा होती थी। अब देखो वेसलेज प्रथा के बारे में पढ़ते हैं। यह प्रथा चर्च में ईसा मसीह की मूर्ति के सामने मनाई जाती थी भाई। इसमें लॉर्ड अपने सामंत को एक छड़ी भूमि के टुकड़े के साथ अधिकार पत्र सौंपता था। बस इसमें क्या होता था? इसमें लॉर्ड अपने सामंत को एक छड़ी देता था, एक भूमि का टुकड़ा और एक साथ में अधिकार पत्र सौंपता था भाई। ये तीनों चीजें सौंपता था किसके अंतर्गत? वेसलेज प्रथा होती थी उसके अंतर्गत। सामंत अपने लाड के लिए वफादारी की शपथ ग्रहण करता था। जो सामंत होता था ना, जैसे ये जो अधिक्रम हमने पढ़ा था प्रशासनिक अधिक्रम, ये एक दूसरे की तरफ वफादारी की शपथ ग्रहण करते थे। तो पढ़ा हमने, एक छड़ी सौंपता था, भूमि का टुकड़ा देता था और साथ में एक अधिकार पत्र सौंपता था। तथा सामंत अपने लाड के लिए वफादारी की शपथ ग्रहण करता था। अपने लाड को सैन्य शक्ति, सिक्योरिटी, न्याय व्यवस्था, फीस छितर का भुगतान तथा अन्य सभी प्रशासनिक कार्यों के संचालन हेतु सामंत शपथ लेता था भाई। ठीक है। अपने जो भी सैन्यर होता था, शासक को विश्वास दिलाता था भाई आपकी जरूरत पड़ी, कोई आक्रमण अगर किसी राजा ने, अन्य राजा ने कर दिया तो हम उसके लिए सैन्य शक्ति देंगे, मतलब बिल्कुल वफादार रहेंगे। जैसे इल्तुतमिश ने भी इख्ता दिया था, इख्ता एक भूमि का टुकड़ा ही होता था, उस हिसाब से ये प्रशासनिक अधिकारी होते थे। तो ये वापस विश्वास दिलाते थे अपने सैन्यों को, अपने लाड को, जो भी होता था। जैसे ये प्रशासनिक अधिक्रम हमने पढ़ा था, ड्यूक से नीचे बैरन, बैरन से नीचे नाइट्स, नाइट्स बैरन को विश्वास दिलाते थे, बैरन अर्ल को दिलाता था, और जो अर्ल होता था ये अपने राजा को दिलाता था। तो इस तरह से वेसलेज प्रथा के साथ में मनाई जाती थी ईसा मसीह की मूर्ति के सामने। इतना याद रखो। अब नेक्स्ट देखो मेनर। अब जो मेन टॉपिक है ना वो है मेनर, यानी जागीर प्रथा। ये मेनर क्या सिस्टम था? ये मेनर एक बड़ा सा फार्म हाउस जैसा लॉर्ड का घर होता था भाई, उसमें भवन होता था। वह गांव पर नियंत्रण रखता था। काफ़ी सारे गांव होते थे, कुछ लॉर्ड अनेक गांवों के मालिक थे। किसी छोटे मेनर की जागीर में दर्जन भर, बड़ी जागीर में 50-60 गांव आएंगे भाई, परिवार नहीं। प्रतिदिन उपभोग की वस्तु जागीर पर मिलती थी। अनाज खेतों में उगाए जाते थे, क्योंकि अंदर खेती भी होती थी, इतना बड़े होते थे। उसमें लोहार भी होता था, बढ़ई का काम भी होता था। लाड के औजारों और हथियारों की देखभाल करते थे भाई लोहार और बढ़ई। जबकि जो राजमिस्त्री इमारतों का निर्माण करते थे, औरतें वस्त्र कातती थी, बुनती थी, और बच्चे लॉर्ड की मदिरा संपीडक में कार्य करते थे, क्योंकि ये उसके अंदर ही होते थे, मेनर के अंदर ही रहने वाले लोग होते थे, क्योंकि कई गांवों के ऊपर एक सामंत होता था। उनके यहाँ चारागाह होते थे, जहाँ लॉर्ड के पशु और घोड़े घास चरते थे। और कौन चराते थे? दास चराते थे। जागीरों में विस्तृत वन भी होते थे, भूमि भी होती थी, जहाँ पे लॉर्ड शिकार करने जाते थे भाई। ये लॉर्ड क्या करने जाते थे? शिकार खेलने भी जाते थे। अब आगे देखो, 13वीं सदी से कुछ दुर्गों को बड़ा बनाया जाने लगा। इनमें जो दुर्ग होते थे उनको 13वीं सदी से बड़ा बनाया जाने लगा, जिनमें सैन्य शक्ति के संचालन हेतु नाइट्स रहते थे। नाइट्स एक सिक्योरिटी अफसर की तरह होता था भाई। इनको सैनिक नहीं कह सकते, लेकिन ये सैनिक सेनापति मान लो। वे साथ में परिवार भी रखते थे। इंग्लैंड में नॉर्मन की विजय के पश्चात सामंती प्रथा के तहत सैनिक केंद्रों के रूप में उभरे। मतलब सैनिक केंद्र बाद में उभरे हैं भाई, ये मेन होते, बाद में ये मेन होंगे। नाइट्स एक सैनिक की तरह हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखो। मेनर में रोजमर्रा की सभी जरूरतें पूरी हो जाती थी, परंतु फिर भी आत्मनिर्भर नहीं थे ये, क्योंकि उन्हें नमक, चक्की का पाट, धातु के बर्तन आदि बाहर के स्रोतों से मंगाने होते थे। लॉर्ड विलासिता को पूरा करने के लिए महंगे साजो सामान, आभूषण, वाद्य यंत्र आदि दूर दराज क्षेत्रों से भी मंगाते थे। यानी कि व्यापार होता था भाई, आपस में आदान प्रदान होता था। ठीक है, तो उसके अंदर सारी चीज़ें एक जगह पे मिले या ना मिले दूसरी बात है, एक दूसरे पर निर्भर भी थे। ये नहीं कि मेनर के अंदर में व्यापार नहीं होता था, होता था भाई। देखो क्या था इसके अंदर ये समझो, देखो ये है मेनर, ये एक फार्म हाउस लगा लो, ये जागीर लगा लो, ये भूमि का टुकड़ा जो राजा ने दिया है। किसने दिया है? राजा ने। सामंत है इसके अंदर, ये उसने दिया है। तो देखो इसके अंदर सारी चीज़ें होती थी, व्यापार भी चल रहा है, शिकार भी खेली जा रही है, न्याय भी है, घर भी है, जलाशय भी हैं, प्रशासनिक संचालन की सारी गतिविधियां हैं जो प्रशासन के साथ चलती हैं, मुद्रा का संचालन भी होता है। सभी मूलभूत चीज़ें इसके अंदर हैं, दुकानें भी हैं, खाने पीने का सामान भी, सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं।
हर सुविधा इसके अंदर है जो तत्कालीन समाज में मांग थी। कृषि भूमि भी है जहाँ किसान खेती करते हैं, इसके अंदर किसान भी रहते हैं, इसके अंदर दास, जो ज़्यादातर काम तो दास ही करते थे, ठीक है, और सैनिक सेवा भी होती है। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन देखो हमने ऊपर पढ़ी है, कुछ चीज़ें नहीं है, जैसे आभूषण नहीं थे, वाद्य यंत्र नहीं थे, तो ये पूरी तरह फिर भी आत्मनिर्भर नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें बाहर से भी मंगानी पड़ती हैं, यानी कि व्यापार से भी संभव है। जैसे कहीं पर धातु की चीज़ें नहीं मिल रही हों जिस जगह के ऊपर, तो दूसरे के ऊपर भी डिपेंड रहना पड़ सकता है दूसरी जगह पे, तो ऐसे ही इनका आदान प्रदान चलता था। तो आगे देखो, अब आ जाओ भाई तीसरा वर्ग। जो तीसरा वर्ग हमने कौन सा पढ़ा था, किसान और दास का, ठीक है। ये किसान और दास, दास को सर्फ भी बोल देते हैं, इन भाषा में सर्फ बोलते हैं दास को। अब तीसरा वर्ग कौन सा है, किसान और दास। स्वतंत्र किसान, एक कोटर क्राफ्टर किसान, इसको वीए भी बोला जाता है, और एक सर्फ दास होते थे, कृषि दास भी बोला जाता था। ये बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं थे, इनका जीवन बिल्कुल दुर्भर था, ठीक है। सारे जो भी निम्न कार्य होते थे वो सर्फ करता था, जितने भी साफ सफाई के काम होते थे वो सर्फ करता था। ये बिल्कुल फ्री फोकट की चीज़ थी इनके लिए। और दासों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, इनको बांध कर भी रखा जाता था, है, इससे इनको बांध कर भी रखा जाता था। अब देखो, पहले पढ़ते हैं स्वतंत्र किसान। ये इनके पास भूमि होती थी खुद की, और ये टीले और टाइल कर देते थे, कभी टीले बोल देते हैं, कहीं टाइल बोल देते हैं। और जो टीथ होती है वो चर्च की होती है, लेकिन टीले और टाइल कर किसका है, किसान देते थे अपने सामंत को। इनके पास स्वतंत्र होते थे, ये सब छोटी सी भूमि होती थी, उसी में अपना गुजारा करते थे, और उसमें से भी कर अदा करते थे। अब इनके बीच का, किसान के बीच का सब और सर्फ के बीच का एक कोटर आता है भाई, कोटर क्राफ्ट या वीए बोलते हैं। ये बटाई में होता था भाई, इनके पास ज़मीन नहीं होती थी, लेकिन लॉर्ड इसको ज़मीन देता था, ज़मीन प्रोवाइड करवाता था, और उसका आधा हिस्सा लॉर्ड को जाता था, जो भी सामंत होता था इनको देता था, और आधा हिस्सा ये खुद रखते थे। वो उपज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था भाई, आधा आधा बांट लिया। अब नेक्स्ट देखो, स्वतंत्र किसान के बारे में पढ़ते हैं। देखो फटाफट देख लो, वैसे बता दिया। अपने लाड को टीले या टाइल कर देते थे, गांव में छोटे छोटे घरों में रहते थे, परंतु 3 दिन अपने लोड के लिए बेगार श्रम करनी पड़ती थी। बिल्कुल फ्री फोकट का काम करना पड़ता था 3 दिन के लिए। ये एक कानून बना रखा था उन्होंने। श्रम करने पर कोई अलग से मजदूरी नहीं थी भाई, कोई काम करते हैं ना 3 दिन, तो ये मजदूरी नहीं है, बिल्कुल बेकार काम था। जरूरत पड़ने पर सैनिक कार्य भी करते थे। अब नाइट्स तो सेनापति बन गए ना, उनके अंडर में ये सैनिक का कार्य भी करते थे, ठीक है। लॉर्ड के घर पर भी घरेलू कार्य करने पड़ जाते थे इनको। जमीन के छोटे छोटे टुकड़े थे, परंतु वह इनकी स्वतंत्र रूप से खेती व जीवन यापन की जमीन होती थी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। देखो अब नीचे, अब कोटर और ड्राफ्ट या वी है, इनको बोला जाता है कोई कोई बुक में। जमीन लाड़ की होती थी, ये तो सिर्फ खेती करते थे, आधे आधे में यानी बटाई में बोल दो। लॉर्ड के लिए घरेलू कार्य करते थे, जैसे इनकी महिलाएं क्या कार्य करती थी, सूत कातना करती थी, लॉर्ड के घर में बुनाई करती थी। इसी तरह इनके बच्चे शराब की भट्टियों पर कार्य करते थे लॉर्ड के। बटाई किसान थे ये, इनको बटाई किसान बोल दो या क्राफ्टर। ये आधा भाग उपज का रखते थे, और इसलिए इनको असामी भी बोला जाता था। अब नेक्स्ट देखो, सर्फ के बारे में वैसे हम पढ़ चुके, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा देख लो। इनका जीवन दासता का था। ये नागरिक वे सब कार्य करते थे जो मिनट पर लाड की सेवा शुश्रू में होते थे। घर की सफाई करना, कृषि कार्यों में लगन लगाए रखते थे, लाड के परिवार की सेवा करना, शराब की भट्टियों पर कार्य करते थे, और बिना वेतन के करते थे। इनको सिर्फ खाना खाना दिया जाता था, वो भी इनकी इज्जत नहीं थी उस खाने खाने के साथ भी। तो सर्फ दास तो देखो भाई, दास्ता होती है, कैसी कैसी दुनिया है। तो देखो, वही एक इंसान सामंत है और वहीं पर एक दास है, और दास का जीवन देखो, एक सामंत का जीवन देखो। तो ये है सामंतवाद। इनका जीवन बंदी जीवन था भाई, इनको जंजीरों में बांध कर भी रखा जाता था। अगर आदेश को नहीं मानते थे ना, तो इनकी सजा भी बहुत कड़ी होती थी। लार्ड जैसा चाहता था वैसा इनको करना होता था। लेकिन एक बात हो रहा है, मैंने यहाँ लिखी नहीं, अगर ये 1 साल लार्ड को नहीं मिलते थे ना, छुप कर रहते थे, और 1 दिन भी ऊपर हो जाता था, तो लार्ड इनको फ्री कर देता था। ये एक इस तरह से कानून था, बरी कर देता था बिल्कुल दास्ता से, अब जाओ अपना जीवन जियो। तो कोई चालाक चतुर होगा तो वो भाग भी जाता था, लेकिन इनके ऊपर बड़े कड़े कानून रखे जाते थे, इनको सज़ा बहुत दी जाती थी। कोई ऐसा करता था तो हिम्मत नहीं हो पाती थी बेचारों की। अब नेक्स्ट देखो भाई, जो सामंतवाद के अंतर्गत जो कृषि आती है, वो कुछ तो पढ़ चुके, कौन कितना कर देता था, क्या क्या कृषि होती थी, लेकिन फिर भी कृषि कैसे की जाती थी, स्वरूप है भाई ये कृषि का। 11वीं सदी तक विभिन्न कृषि प्रौद्योगिकी में बदलाव के प्रमाण मिलते हैं। अब देखो, लकड़ी के फाल के, पहले लकड़ी का फाल इस्तेमाल होता था, अब
अब 11वीं सदी के बाद क्या होने लगा, लोहे की नोक वाले हल का प्रयोग होने लगा, जिससे ये ना जमीन को पलट देता था, गहरी खोदता था, और इसे पलटने से क्या होता था, जमीन पलटने से उपजाऊ जमीन निकलती थी और उपज अच्छी होती थी। फिर एक था, पशुओं को हल पहले गले से बांधकर खींचा जाता था, अब जुएं का प्रयोग होने लगा और कंधों की सहायता से पशुओं को हल खींचना आसान और आरामदायक हुआ। समझिए ना, पहले इस तरह से बांधा जाता था कि वो आरामदायक नहीं था पशुओं के लिए, बैलों के लिए समझो, और अब जुएं का प्रयोग होने लगा। जैसे उनके हल जोतते हैं तो कंधे के ऊपर एक लकड़ी का नहीं रखते, छोटी सी लकड़ी, उसके साथ में हल को बांधते हैं, तो वही जुए हैं, जुआ बोलते हैं उसको। इससे आसान और आरामदायक जीवन पशुओं का भी हो गया। खेत अदल बदल कर बोया जाने लगा, ऋतु के हिसाब से खाली छोड़कर दूसरी ऋतु में बोया जाता था। उदाहरण के लिए एक भाग में राई बोई जाती थी, दूसरी तरफ खाली छोड़ दिया जाता था। धीरे धीरे उत्पादन बढ़ाने के लिए 2/3 खेती पर खेती होने लगी, मतलब 2/3 जमीन पर खेती होने लगी तथा 1/3 को खाली छोड़ा जाने लगा। जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, पहले कैसे खेती होती थी 11वीं सदी से पहले। जैसे ये कर लिया, एक खेत है, उसका 2 पार्ट कर लिया, तो एक को खाली छोड़ना पड़ता था, दूसरे हिस्से में खेती करनी पड़ती थी। फिर जैसे समझ बढ़ती है दुनिया पर, तो इसके 3 हिस्से कर लिए। जैसे एक हिस्से को खाली छोड़ दिया, फिर 2 में कर लिया, फिर जैसे इस हिस्से को खाली छोड़ दिया, फिर इन 2 में खेती कर ली, फिर इस हिस्से को खाली छोड़ दिया, फिर इन 2 में, तो इससे उपज बढ़ी, ये कहना चाह रहा है इधर। अब आगे देखो, 11वीं सदी में गर्मी बढ़ने से बर्फ पिघल गई और खेती के लिए भूमि मिल गई। जब जलवायु परिवर्तन हुआ था भाई 11वीं सदी के अंदर, इस जलवायु परिवर्तन से उत्पादन की बढ़ोतरी के साथ साथ कुपोषण में कमी आई। अब बढ़ोतरी होगी, खाने पीने को ज़्यादा होने लगा, तो कुपोषण में कमी आई। औसत उम्र भी 10 वर्ष बढ़ गई। जीवन प्रत्याशा बढ़ने से जनसंख्या बढ़ी और जनसंख्या बढ़ने से व्यापार का विकास लाजमी था। अब देखो, इस क्रम में देखते हैं क्या क्या हुआ। खाद्यान्न बढ़ा, खाद्यान्न से जनसंख्या बढ़ी, खाने पीने को मिल गया, और जनसंख्या बढ़ी तो व्यापार भी बढ़ा। व्यापार किस लिए बढ़ता है, वही जनसंख्या के साथ चीज़ें चाहिए, ज़रूरत के साथ व्यापार बढ़ता है, तो वही हुआ। फिर इस व्यापार के साथ शहरों का निर्माण, और इस शहरों के निर्माण ने किसको जन्मा, चौथे वर्ग को, यानी कि ये मध्यम वर्ग। सामंतवाद के टाइम भी इस मध्यम वर्ग का उदय हो जाता है, क्योंकि शहरीकरण हुआ, शहरीकरण के साथ चौथा वर्ग का उदय हुआ। अब आगे देखो, चौथे वर्ग का उदय, चर्चों के निर्माण से तीर्थ स्थल बन गए और लोग इन पवित्र स्थलों के पास आकर बसने लगे। इन चर्चों ने शहरीकरण को बढ़ाने का योगदान दिया। अब शिल्पी, व्यापारी, वकील आदि इन स्थानों पर रहना पसंद करने लगे। भाई शहरों की जिंदगी गांव से भली होती है। अब कृषिदास स्वतंत्र जीवन जीने के लिए मेनर से भागकर, मेनर यानी जागीर से, सामंत की जागीर से भागकर छुपकर इन शहरों में रहने लगे। अपने जीवन यापन के लिए स्वतंत्र कार्य करने लगे। अब वेतन के आधार पर कार्य होने लगे थे भाई। अब वहाँ पर तो इनकी ज़िंदगी कितनी बुरी दास्ता में जकड़ी हुई थी वो हमने पढ़ा है। तो वहाँ से कोई छुपकर भागने में अगर समर्थ हो गया तो वो आकर छुप जाता था, एक अच्छा जीवन मिलने लगा, इन शहरों की आड़ में छुप जाता था, मिलता नहीं था, तो ये भी इनके लिए सही हुआ। चौथा वर्ग मध्यम वर्ग की तरह था, जो सेवाएं देकर अपनी जीविका चलाते थे। भाई ये वेतन के बदले वेतन काम करने लगे। जैसे कोई बड़ा ही बन गया, आकर कोई लोहार सोनार, वो आकर शहर में अपना काम करने लगे और अब पैसे लेते थे। जैसे शहरीकरण होता है वैसे ही लगा लो, जैसे आज अपने शहर में वैसे ही। कारीगर, शिल्पकारों की श्रेणी और गिल्ड बन गई। जैसे वो बताया ना, ऐसी श्रेणियाँ बन गई काम की अलग अलग, इसी तरह शहरों के काम होने लगे। सामंतवाद के पतन के कारण पढ़ते हैं भाई अपने सिलेबस में, सामंतवाद के पतन के कारण भी इम्पोर्टेंट है। अब अपने सिलेबस में है सामंतवाद के पतन के कारण, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। 1300 ईस्वी तक सामंतवाद सही ढंग से चला, परंतु 14वीं सदी में इसकी जड़ें हिलने लगी और अपने वजूद को निम्नलिखित कारणों से खोना प्रारंभ किया। और समय के साथ मेनर प्रथा यानी सामंतवाद को चुनौतियां मिलनी शुरू हुई और ये प्रथा विलुप्त हो गई। ठीक है, अब क्या थे कारण देखो। 1000 ईस्वी में यूरोप की जनसंख्या 4 करोड़ 20 लाख थी। 1300 ईस्वी में बढ़कर 7 करोड़ 20 लाख हो गई। यहाँ तक सामंतवादी गतिविधियों का अनुसरण किया जा रहा था, परंतु 14वीं शताब्दी में जलवायु परिवर्तन फिर हुआ। उसके कारण सर्दी की ऋतु लंबी हो गई और जो गर्मी की थी ना वो छोटी हो गई। इस कारण कृषि और जीवन प्रत्याशा पर बुरा असर पड़ा। सर्दी की वजह से पैदावार कम होने लगी और जनसंख्या वृद्धि दर कम हो गई तथा लोग महामारियों की चपेट में भी आ गए।
और इस वजह से मेनर पर कार्य सुचारू रूप से चलने में समस्याएं पैदा होने लगी। भाई अब जैसे महामारियाँ फैल जाती हैं, हमारे कोरोना टाइम में फैली थी, वैसे यहाँ पे भी लोग चपेट में आने लगे, तो वो काम सुचारू रूप से चलना धीरे धीरे बंद हो गया। अब आगे देखिए, दूसरा क्या था, ऑस्ट्रिया सर्बिया की खानों से चांदी की कमी से व्यापार भी ठप होने लगा। सारा व्यापार नहीं भाई, सिर्फ चांदी वाला, और इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ था। यानी कि सामंत राजा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ था। क्यों असमर्थ था? जो चांदी की चीज़ें बनती होंगी तो वो मुहैया नहीं करवा पा रहे थे सामंत राजा को, तथा जनजीवन की रोजमर्रा की चीज़ें मुहैया कराने में भी व्यापार बंद होने से दिक्कत होने लगी। यानी कि ये आज चांदी वाला व्यापार था भाई, ठीक है, जो बंद पड़ गया था। अब सेकंड कारण क्या था? ब्लैक डेथ। यूरोप में व्यापारिक गतिविधियों से बीमार चूहों का सामान के साथ आदान प्रदान हो गया, जो ब्लैक डेथ कहलाई। प्लेग 1347 से 1350 ईस्वी तक यह महामारी पूरे यूरोप में फैल गई, जो 40% लोग भाई इस महामारी के चपेट में आकर अपने जीवन से हाथ धो बैठे, मर गए भाई 40% लोग। खाद्यान्न संकट आती रहती थी, लेकिन मैंने एक डेट लिखी है जो जिस समय ज़्यादा खाद्यान्न संकट आया था, 1315 से 1317 ईस्वी तक सूखे अकाल पड़ने की वजह से मेनर को कर इकट्ठा करने में समस्याएं आने लगी। सर्वसाधारण करों और अकालों से जूझने लगा और शहरों की तरफ बढ़ने लगा भाई, ठीक है। बेगार, अभी बेगार करते थे ना, दास तो सॉरी बेगारी करते थे किसान लोग। अब देखो, बेगार श्रम मेनर पर स्वतंत्र किसान क्राफ्ट को भी करना होता था। बेगार श्रम जैसे 3 दिन काम करता था किसान, इसी तरह क्राफ्ट भी करता था। वो अब मेनर से भागकर शहरों में छुपकर अपना निजी या वैतनिक कार्य करने लगे थे भाई, वेतन के आधार पर काम करने लगे थे। अब कौन 3 दिन फ्री काम करेगा, ठीक, ये भी एक कारण था सामंतवाद का पतन का। अब एक आर्थिक मंदी आई थी भाई, महामारियों में मृत्यु से तथा अकालों से आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो गया। वस्तुओं के मूल्य में गिरावट आई और खरीदार भी नहीं मिल रहे थे। इस तरह यूरोप वहीं पर आकर खड़ा हो गया जहां 1000 ईस्वी में था। इन वजहों से मेनर पर राजा की विलासिता और रहन सहन पर भी असर पड़ने लगा। नवीन राजनीतिक परिवर्तनों ने भी सामंतवाद की नींव को हिला दिया। इसमें क्या क्या था देखो, नवीन राजनीति भी बदलती रहती है भाई। जैसे कुछ निरंकुश सामंत शासक बने और शाही व्यवस्था को निरंकुशता से लागू करने लगे। शासक अब सारी शक्तियां अपने पास रखने लगे। पहले सामंतों को दे देते थे, लेकिन अब शासक है ना, वो सारी शक्ति अपने पास रखने लगे। जैसे फ्रांस का लुई 11वां, इंग्लैंड का हेनरी 7, स्पेन का फर्डिनेंड और उसकी रानी इसाबेला, ये सारे निरंकुश थे भाई। ऑस्ट्रिया और मैक्सिमिलियन आदि इनको पैसा सीधा व्यापारियों से मिलने लगा। ये निरंकुश भी हो गए और सीधी साठगांठ इनकी व्यापारियों से हो गई। तो सामंतवाद एक तरफ किनारे हो गया ना, ये लोग सीधा व्यापारियों से भी साठगांठ करने लगे, यानी कि व्यापारियों से सीधा संपर्क करने लगे। और निरंकुशता बढ़ी इससे, और लॉर्ड को कुछ खास, यानी सामंत को कुछ, लॉर्ड नहीं, सामंत को कुछ खास अधिकार देना बंद कर दिया। इनके लिए तो सामंत था ना लॉर्ड, ठीक है। इन निरंकुश शासकों ने स्थायी सेना रखनी शुरू कर दी, कर प्रणाली भी बढ़ाई, और किसी सामंत ने विद्रोह कर दिया तो निरंकुशता से दबा दिया जाता था। देखो, इन निरंकुश शासकों ने स्थायी सेना रखनी शुरू कर दी। पहले सेना का प्रबंध सामंत करता था, तो अब सामंत यानी अमीर अभिजात की अब जरूरत नहीं, अभी डायरेक्ट कर लेते हैं स्थायी सेना। किसी सामंत ने विद्रोह कर दिया तो निरंकुशता से दबा दिया जाता था और उसको अभिजात श्रेणी से भी छिन्न भिन्न कर दिया जाता था। इस तरह अन्य सामंत शासक चुप रह जाते थे, वो उनमें हिम्मत नहीं होती थी राजा के खिलाफ बोलने की। इन नीतियों के नीचे दब गया वो सामंत, और धीरे धीरे 14वीं सदी के अंत तक सामंतवाद खात्मे की तरफ चल दिया, यानी कि खत्म हो गया, ठीक है। अब सामंतवाद के पतन के बारे में इतिहासकारों के भी मत पढ़ते हैं कि किस लिए हुआ। कुछ मार्टिन बोलते हैं, सामंतवाद के आस्तीन में ऐसा इतिहास छुपा हुआ था जो किसी दिन उसी पर वार करेगा। और हेनरी पिरेन ने पतन का कारण व्यापार माना है, जो आर्थिक संतुलन बिगड़ने से ठप हो गया और इस सामंतवाद का खात्मा हो गया। हेनरी पिरेन किसको जिम्मेदार मानते हैं? व्यापार को, कि इससे आर्थिक संतुलन बिगड़ गया और फिर एक दिन सामंतवाद का खत्म हो गया। अब इसी तरह डोब देखो भाई, डोब ने बोला है सामंतवाद का पतन अंदरूनी संकट बताया है,
14वीं सदी में फैला था। 14वीं सदी का संकट बोलते हैं ना, जहाँ पे महामारियाँ फैल गई थी, और यही 14वीं सदी का संकट था जो डोब ने वर्णन किया है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, कंक्लूजन या समीक्षा आप लिख सकते हैं। पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।